गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, क्या नोटरी अधिवक्ता उसका कार्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है? क्या नोटरी अधिवक्ता उसके सील, उसकी मोहर किसी अन्य व्यक्ति को देकर उससे काम करवा सकता है? क्या पावर ऑफ अटॉर्नी देकर नोटरी वकील किसी अन्य व्यक्ति को पावर से नोटरी के वर्क को संचालित कर सकता है? ऐसे अक्सर सवालात मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा मुझसे पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे नोटरी एक्ट 1952 पर और नोटरी नियम 1956 पर और नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 पर चर्चा करेंगे हम। नोटरी का परिचय, नोटरी के अधिकार और दायित्व, नोटरी के कार्य का हस्तांतरण, क्या यह संभव है? एक अक्सर सवाल उठता है और हमारे कई व्यूवर्स पूछते हैं कि सर, क्या नोटरी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर किसी अन्य के द्वारा भी करवाई जा सकती है? कि नोटरी वकील साहब अपनी जगह बैठे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी देकर वो किसी को नियुक्त कर दे और वो उनका कार्य करे, क्या ऐसा किया जा सकता है? इस वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या दंड होगा, इसमें क्या दंड का प्रावधान है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण भी है इसमें सर जो मैंने शामिल किए हैं ई बुक में, और अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं जो इसमें मैंने शामिल किए हैं, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स करके इस बारे में सवाल पूछा था, तो आइए सर हम उन व्यूवर्स के कमेंट्स को भी देख लेते हैं, जिसके आधार पे मैं आज आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे रहा हूँ। हमारे एक व्यूवर्स हैं सर, इनकी कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ इसमें। श्रीमान जी, क्या नोटरी अधिवक्ता किसी को नोटरी करने के लिए नियुक्त कर सकता है या अपना पावर दे सकता है नोटरी करने के लिए किसी अधिवक्ता को? एक काफी अच्छा सवाल है उनका कि पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या किसी को नोटरी नियुक्त बनाया जा सकता है? अगर सर ऐसा होता तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको नोटरी क्यों बनाती? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटरी एडवोकेट बनाया गया है सर आपको। अब मैं इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करूंगा मैं। और भी हमारे कोई व्यूवर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में सवाल किया है, और कुछ मेरे व्यूवर्स ने पूछा भी है। ये जो हमारा सवाल किया गया था, शशि भूषण गुप्ता सर हैं ये, इन्होंने पूछा था कि श्रीमान जी का नोटरी अधिवक्ता किसी को नोटरी करने के लिए नियुक्त कर सकता है, अपना पावर दे सकता है? इसका जवाब सर मैं आपको वीडियो में अभी दूंगा। क्या एमपी के लिए ओपन हो गया है? ये हमारा सवाल है केमिस्ट्री बाय माधुरी मैम का है ये। इन्होंने और भी पूछा है, सर प्लीज रिप्लाई, एमपी के लिए प्रोसेस कहाँ तक पहुंची? क्या एमपी वालों के लिए भी नोटरी पोर्टल खुल गया है? प्लीज रिप्लाई। तो इसमें मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वर्तमान में एमपी में नोटरी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है और सभी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। और इंतजार के अलावा भी हमारे सभी के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। और इसी प्रकार से नोटरी पब्लिक अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदु व्यास मैडम का कुछ उन्होंने पूछा था, हाउ टू चेक द नोटरी रिन्यूअल, आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। रिन्यूअल कैसे चेक किया जा सकता है? तो इसके लिए तो ये है कि नोटरी सेल ही संपर्क किया जाए, और जो नोटरी सेल की जो साइट बनाई गई है, जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा तो संभव है कि सबका उस पर दिखाई देने लगेगा पोर्टल पे। तो वो एक आने वाली प्रोसेस है, उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट इतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में कोई रास्ता निकालने की। तो आइए सर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। जैसा कि सर हमारा आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और रोचक है, और उसी के बारे में मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे देना चाहता हूं कि नोटरी का कार्य अधिवक्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 के अनुसार नोटरी का कार्य व्यक्तिगत है और वह इसे किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता। यह सर स्पष्ट बताया गया है नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में। जैसा कि नोटरी एक्ट आपके पास भी रखा होगा, और जैसा कि अक्सर मैंने वीडियो में काफी बार बताया नोटरी एक्ट, और इसकी प्रारंभ की 2 लाइन में पढ़ के बता देता हूं, उससे हमारा पूरे सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। धारा 8 में बताया है, नोटरी के कृत्य, नोटरी अपने पद के आधार पर निम्नलिखित में से सभी या कोई कार्य कर सकता है। नोटरी अपने पद के आधार पर निम्नलिखित में से ये सभी कार्य कर सकता है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी और को नोटरी नियुक्त कर दे। अगर उसको ये पावर हो गई तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क हो गया सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे जैसे तो नोटरी एडवोकेट नियुक्त किया है, और अगर एक नोटरी एडवोकेट ही दूसरे को नोटरी नियुक्त करने लगेगा तो वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ये कार्य तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उनको पूरा अधिकार है कि वो किसी को नोटरी नियुक्त करे, और नोटरी किसी अन्य को नोटरी नियुक्त नहीं कर सकता। ये स्पष्ट लिखा हुआ है सर धारा 8 में। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं इसके बारे में आगे।
कि धारा 8 के अनुसार नोटरी का कार्य व्यक्तिगत है और इसे वह किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से नोटरी कार्य करने की अनुमति नहीं है सर, क्योंकि यह कानूनी अमान्य है। नोटरी का कार्य कानून द्वारा विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इसे केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, कोई अन्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। नंबर तीसरे में सर इसमें बताया है नियमों का उल्लंघन। यदि कोई नोटरी ऐसा करता है तो यह नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके परिणाम स्वरूप उसका नोटरी लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। तो इसका सर जो हमारा टोटल निष्कर्ष जो निकल के आया है कि कोई भी नोटरी अधिवक्ता अपने कार्य को किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह अधिवक्ता हो या ना हो, चाहे एक आम व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। चाहे वह अधिवक्ता हो या कोई और को नहीं सौंप सकता। नोटरी का कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सरकार द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सर स्पष्ट रूप से मैंने आपके सवाल का कानूनी रूप से जवाब दे दिया है और इसमें मैंने कुछ और भी जरूरी जानकारियां मैंने आपके लिए तैयार करके रखी हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान कर देता हूं कि इसमें क्या दंड का प्रावधान होगा और इसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। और ये हमारे इसमें कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, वो प्रैक्टिकल उदाहरण भी सर मैं आपको बता देता हूं। ये सर मैंने अध्याय 3 में तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। ये ई बुक है मेरी, जो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपलोड कर दूंगा। इसमें मैंने और भी बहुत कुछ जानकारियां आपके लिए तैयार की हैं। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको ले सकते हैं। मैं इसके अध्याय 3 के बारे में बता रहा हूं जो हमारे टाइटल से संबंधित है। नोटरी का कार्य का हस्तांतरण क्या यह संभव है? कानूनी स्थिति नोटरी नियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत नोटरी का कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और धारा 8 में नोटरी को व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य करने होते हैं, वह अपने अधिकार किसी अन्य को नहीं दे सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी नोटरी का कार्य किसी को नहीं सौंपा जा सकता। उदाहरण 4 में इसमें बताया सर एक एग्जांपल, अधिवक्ता रमेश जो एक प्रमाणित नोटरी हैं, एक दस्तावेज को प्रमाणित करते हैं। यह कार्य उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किया और अपनी नोटरी सील का उपयोग किया। कानूनी स्थिति क्या होगी सर इसमें? यह पूरी तरीके से वैध है। यह एक एग्जांपल हो गया सर इसका। दूसरा एग्जांपल हम इसका देखते हैं अब, जो उदाहरण 2 है सर इसका, गलत प्रक्रिया। अधिवक्ता सुरेश जो एक नोटरी हैं, अपने सहायक अधिवक्ता को यह कहते हैं कि वह उनकी जगह दस्तावेज प्रमाणित करे और सील का उपयोग करे। ये दूसरा उदाहरण है सर। ये पहले उदाहरण तो वैध था, ये दूसरा उदाहरण में जो बताया है। अब इसका कानूनी स्थिति क्या होगी कि नोटरी वकील साहब ने दूसरे को सील दे दी और अधिकार दे दिया कि भैया आप रखें और आप कार्य करें, तो इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी? यह अवैध है, क्योंकि नोटरी का कार्य व्यक्तिगत है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये दूसरे उदाहरण से सर मैंने आपको समझाया। तीसरा उदाहरण हम देख लेते हैं सर इसमें, पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग। अधिवक्ता सीमा जो एक नोटरी है, मैडम नोटरी हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपने मित्र अधिवक्ता को अपने कार्य करने की अनुमति दे देती हैं। मैडम खुद नोटरी एडवोकेट हैं और दूसरे को अनुमति दे देती हैं। कानूनी स्थिति क्या होगी? यह अवैध है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसमें अब हम आगे देखते हैं कानूनी मापदंड। अध्याय 5 में अनुशासनात्मक कार्रवाई। यदि कोई नोटरी अपने कार्य को किसी अन्य को सौंपता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसकी नोटरी लाइसेंस रद्द की जा सकती है। सभी संबंधित प्रावधान जो होंगे सर इसमें नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत इसमें कार्रवाई होंगी। तो नोटरी का कार्य सर टोटल मिला के एक चीज हमारे सामने निकल के आती है कि ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और किसी को सौंपना कानूनन अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इस नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सर ये होते हैं हमारे सामने, जो अक्सर सवाल उठते हैं हमारे मन मस्तिष्क में, क्या एक नोटरी अपने सहायक को दस्तावेज प्रमाणित करने की अनुमति दे सकता है? नहीं, ये कानूनी अवैध है। यह क्वेश्चन है सर। दूसरा है, यदि नोटरी कार्य करते समय नोटरी अधिवक्ता अनुपस्थित हो तो क्या सहायक उसका कार्य कर सकता है? नो सर, बिल्कुल नहीं। नोटरी का कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सरकार ने नियुक्त किया है। यह हमारा दूसरी कंडीशन हो गई। उदाहरण के माध्यम से समझना। इसमें एक और उदाहरण सर मैं आपको बता दूं नोटरी और सरकारी जांच के संबंध में। नोटरी अधिवक्ता अजय ने अपने सहायक को दस्तावेज प्रमाणित करने की अनुमति दी। यह बात सामने आने पर संबंधित अधिकारी ने जांच शुरू की और अजय का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये एक दूसरा उदाहरण सर। कानूनी स्थिति क्या होगी इसमें? नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण एक और देख लेते हैं सर, गलती से हस्ताक्षरित दस्तावेज। अधिवक्ता सीमा ने जल्दबाजी में
बिना लाइसेंस, बिना दस्तावेज पढ़े उस पर नोटरी की मोहर लगा दी। बाद में दस्तावेज पर गलत जानकारी होने का आरोप लगा और सीमा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। कानूनी स्थिति: नोटरी का कार्य सावधानी पूर्वक और दस्तावेज सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं सर, इसमें मैं आपको बता देता हूं। दस्तावेज को प्रमाणित करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें। नोटरी प्रक्रिया के हर चरण को रिकॉर्ड में रखें अपने पास में। हस्ताक्षर और सील लगाने के बाद दस्तावेज की एक कॉपी अपने पास रखें सभी नोटरी एडवोकेट्स। ग्राहक से आवश्यक दस्तावेज मांग लें। आप जो कस्टमर आपके पास आता है उससे कहें, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, आप उनसे ले लें। दस्तावेज के सभी पृष्ठों की कॉपी। यदि दस्तावेज में अन्य गवाह शामिल है तो उनके पहचान प्रमाण पत्र भी, जैसे आईडी, आधार कार्ड, आईडी जो भी हो उनका आप जरूर लें, आईडी प्रूफ। डिजिटल नोटरीकरण के लिए सावधानियां, ये आने वाले समय में लागू हो सकती है सर। मैंने पैराग्राफ बना दिया, इसका पढ़ देता हूं आपको जानकारी के लिए। केवल प्रमाणित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते समय साइबर सुरक्षा का ध्यान रखें। नोटरी प्रक्रिया के दौरान होने वाली कुछ आम गलतियां हो जाती हैं सर, उनसे बचने के भी कुछ टिप्स मैंने बताई हैं इसमें। दस्तावेज में लापरवाही, दस्तावेज पढ़े बिना हस्ताक्षर नहीं करें सर। आप पूरा दस्तावेज पढ़ लें उसके बाद ही हस्ताक्षर करें। पढ़े बिना हस्ताक्षर और सील करना, इसका बचने का उपाय ये होगा कि आप पहले ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लें और देख लें कि विधि अनुसार लिखा हुआ ही दस्तावेज है, उसके बाद ही उसको आप प्रमाणित करें। अनाधिकृत व्यक्ति को नोटरी करने देना, ऐसा बिल्कुल ना करें सर आप। सहायक या अन्य अधिवक्ता को नोटरी कार्य करने देना, वो उनको तो कानून की जानकारी है या नहीं आपको पता नहीं। उनके पास तो दस्तावेज आया, उन्होंने ठप्पा लगाया, पैसे लिए और कागज दे दिए। उन्होंने तो कोई कागज भी नहीं पढ़ा, लेकिन सील तो आपकी लगेगी सर, दस्तखत तो आप ही के होंगे। और अगर आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम जाएगी तो प्रॉब्लम फेस आप ही को करना पड़ेगी। तो ये सावधानी वाली टिप्स है कि ऐसा ना करें आप। बचने का उपाय क्या होगा इन सबका? सुनिश्चित करें कि हर कार्य स्वयं करें, क्योंकि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। फर्जी दस्तावेजों का प्रमाणन ना करें सर आप। गलती ऐसा ना करें, बिना जांचे फर्जी दस्तावेज को प्रमाणित करना मतलब गलत हो जाएगा सर। उसको पूरी जांच करने के बाद ही आप करें। और बोनस और एक्शन प्रक्रिया है इसमें। तो इस प्रकार से ये सर जो आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ये एक ई बुक है और इसमें मैंने पूरे डिटेल से आपके लिए इसको तैयार किया है। और इसका मैं कुछ शॉर्ट में आपको परिचय भी करा देता हूँ। हमारे वीडियो का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने लगभग संपूर्ण कानूनी जानकारी आपको दे दी है। अभी इस ई बुक का भी आपको परिचय करा देता हूँ, जो मैंने अमेजोन पर अपलोड करूंगा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नोटरी का काम क्या? नोटरी का काम, इस ई बुक का टाइटल है, हमारा वीडियो का भी यही टाइटल है, नोटरी का काम क्या, इसे किसी और को सौंपा जा सकता है? क्या नोटरी का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है? नोटरी अधिवक्ता के अधिकार और सीमाएं क्या होंगी? नोटरी का काम क्या किसी और को सौंपा जा सकता है? नोटरी पावर क्या ट्रांसफर हो सकता है? इसमें इसकी डिस्क्लेमर मैंने शुरू में दी है सर। और उसके बाद प्रस्तावना तैयार की है इसमें मैंने। और उसके बाद सामग्री में नोटरी का परिचय बताया है, नोटरी के कार्य के अधिकार और दायित्व बताएं, नोटरी का हस्तांतरण क्या संभव है, ये मैंने इस अध्याय को पढ़ के आपको वीडियो में अभी पूरा बताया था मैंने। 4 में उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। कानूनी प्रावधान और दंड जो मैंने आपको बताया, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उदाहरण के माध्यम से इसमें मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिकल टिप्स मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो इस प्रकार से ये सर संपूर्ण ई बुक है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। और इसको मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक को कॉपी कर दूंगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी 99 रुपीज प्राइस मेरे द्वारा रखी गई है। यदि किसी अधिवक्ता महोदय को या स्टूडेंट को या एक आम व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें रिटर्न में भी ये चीज मिल जाए, तो आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज का सर जो हमारा टाइटल था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए नोटरी के अधिकार किसी दूसरे को दिए जा सकते हैं। तो इस पे सर मैंने आपको कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ऑल इंडिया के मेरे सभी नोटरी एडवोकेट्स को इस बात की वैसे तो जानकारी होगी ही होगी, लेकिन कई लोगों को ये जानकारी नहीं भी होती है। मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे लगभग 2 व्यूअर्स के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 या 3 के द्वारा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। वैसे तो अभी नोटरी लाइसेंस लगभग दिए जाने की प्रक्रिया चालू है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी कोई प्रोसेस चालू नहीं हुई है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा है, जैसे मैंने उनका अभी जवाब भी दिया है। और कुछ रिन्यूअल के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो ये सर अभी जब पूरी स्थितियां स्पष्ट धीरे धीरे हो जाएंगी और सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा। अभी दिए जाने की कार्रवाई चालू है। कई लोगों की के दस्तावेजों में कुछ गलतियां आ रही हैं, वो उसको सुधार कर रहे हैं। क्योंकि वो जो नोटरी पोर्टल पर जो फॉर्म दिया गया भरने के लिए, उसमें नीचे 2 डॉक्यूमेंट्स, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड का कॉलम दिया है। वहां पे आप अपने एफिडेविट को भी अपलोड कर सकते हैं यदि आपकी जन्म तिथि में कुछ गड़बड़ है,
या आपके नाम में कुछ मिसमैच है तो आप एफिडेविट तैयार करके रख लें और उसको बाद में उसके नीचे अपलोड कर दें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से सर जो आज का हमारा टाइटल है वीडियो का, क्या नोटरी का काम क्या इसे किसी और को सौंपा जा सकता है, तो इसका सर मैंने कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी उपयोगी आपके लिए होगा और जानकारी भी आपकी समझ में आ गई होगी। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।